भारत के अंदर जो पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है उसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कौन सा एंगल सामने निकल कर आ रहा है, बांग्लादेश और भारत की सरकार के बीच अब कौन सी डिप्लोमेटिक गेम स्टार्ट हो गई हैं, बलूचिस्तान ने 11 अगस्त के लिए अब कौन सी अनाउंसमेंट की है, इसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या है और 2030 की कॉमनवेल्थ गेम्स जो भारत होस्ट करने वाला है उसमें क्या डिफरेंट होगा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं जो भारत के ऊपर भी इम्पैक्ट डालेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के पूर्व चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को लेकर, क्योंकि इन्होंने भारत में हो रही इथेनॉल ब्लेंडिंग को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ जोड़ दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आरोप लगाया है और कहा है कि मोदी सरकार डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर ही इथेनॉल को भारत की जनता के ऊपर थोप रही है। अमेरिका के दबाव में इथेनॉल ब्लेंडिंग को प्रमोट किया जा रहा है। केजरीवाल के अकॉर्डिंग डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को इथेनॉल बेचना चाहता है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के डर से यानी ट्रंप से डरते हुए जबरदस्ती इथेनॉल को भारत की जनता के ऊपर थोप रहे हैं। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया है कि अगले 5 साल में भारत डोनाल्ड ट्रंप से यानी अमेरिका से $20 बिलियन का इथेनॉल परचेज करेगा और ऐसा कर प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के सामने झुक गए हैं और देश के लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो उन्होंने इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर टाउन हॉल का इवेंट किया था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। 7 लाख लोगों ने उसको लाइव देखा। इससे पता चलता है कि भारत के लोग कितने चिंतित हैं। लेकिन जो इथेनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ बोलता है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हो, कंटेंट क्रिएटर्स हो, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, ट्रोल किया जा रहा है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। लोग बहुत ही डर गए हुए हैं, इसलिए इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है, ये कहना है केजरीवाल का। अब रिसेंटली एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि ओपोजिशन की पार्टीज डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का काफी नाम इस्तेमाल कर रही हैं। पहले राहुल गांधी, उसके बाद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की भी एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दी जाए। अब हम स्टेटहुड मांगने अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप के पास थोड़े जाएंगे। अब इसके बाद अरविंद केजरीवाल भारत की इथेनॉल ब्लेंडिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम घुसा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश और भारत को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में जो भारत के हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर हुमायूं कबीर के साथ मुलाकात की है। दोनों के बीच एक हाई लेवल की मीटिंग हुई है। अब ये मीटिंग अपने आप में काफी खास है क्योंकि कल यानी 5 अगस्त को बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। जब से वो भारत आई हैं उसके बाद से ये पहली बार होने जा रहा है जब शेख हसीना मीडिया के सामने खुद ही आएंगी और बांग्लादेश के लोगों को अपना संदेश भेजेंगी। अब ये जो शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, इससे बांग्लादेश की सरकार काफी घबरा गई है और इनके हाथ पैर अभी से फूलने लग गए हैं। दरअसल बांग्लादेश ने इस मीटिंग के बाद एक स्टेटमेंट इशू की है जिसमें बांग्लादेश ने कहा है कि शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले में बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर ने भारत के हाई कमिश्नर को बताया है कि बांग्लादेश को उम्मीद है कि भारत इस बात का ध्यान रखेगा कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बांग्लादेश के अंदर बैन लगा हुआ है, उनसे जुड़े लोग जिनमें देश से फरार शेख हसीना भी शामिल हैं, ये भारत की जमीन का इस्तेमाल ना करें, ना ही भारत में बैठकर वहां से पॉलिटिकल स्पीचेस दें या बांग्लादेश के अंदर इंस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता पैदा करने वाली कोई एक्टिविटी चलाएं। अगर भारत की धरती से ऐसी एक्टिविटीज होती हैं तो इससे भारत और बांग्लादेश के बीच बेहतर हो रहे रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं और दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर इसका असर पड़ेगा, ये कहना है बांग्लादेश की सरकार का। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत की सरकार कल शेख हसीना को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देती है या फिर नहीं, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि शेख हसीना ने बिना भारत की सरकार से कांटेक्ट किए या भारत की सरकार से परमिशन लिए बिना ही 5 अगस्त को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की घोषणा कर दी हो। अब अगर शेख हसीना अचानक से अपनी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर देती हैं तो ये 100% श्योर होगा कि भारत की सरकार ने एंड मोमेंट के ऊपर शेख हसीना को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की परमिशन हटा दी है। पर्दे के पीछे गवर्नमेंट्स के बीच कई सारी बैक चैनल डिप्लोमेसी होती रहती है, मगर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बांग्लादेश की सरकार के विरोध के बाद अब मोदी सरकार करती क्या है। क्योंकि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो फिर बांग्लादेश की सरकार को ये मैसेज जाएगा कि भारत बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ जाने का बिल्कुल परहेज नहीं करेगा और अपनी बात को मनवाने के लिए हम शेख हसीना का इस्तेमाल करने के लिए भी रेडी हैं। अब इस चीज से बांग्लादेश की सरकार नाराज भी हो सकती है, लेकिन पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की सरकार काम भी कुछ इस तरह के कर रही है जिसके बाद इनको इनकी पोजीशन दिखाना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन केस अगर मोदी सरकार ये परमिशन हटा देती है और कल को शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो जाती है, अब इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं। या तो बांग्लादेश की सरकार ने भारत की सरकार को बदले में कोई बड़ा प्रॉमिस कर दिया है कि वो भारत का कहना मानेंगे, भारत जो कहेगा बांग्लादेश वही करेगा, बस भारत की सरकार शेख हसीना को कंट्रोल कर ले। या फिर इसका यह भी मतलब हो सकता है कि भारत की सरकार ने बांग्लादेश के दबाव में आकर परमिशन वापस ले ली हो। ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय शेख हसीना के पास अभी भी परमिशन है
अगले 24 घंटों में क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बांग्लादेश की सरकार से क्या रिएक्शन आता है, हम वो भी कवर करेंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत की सरकार जो शेख हसीना को इस्तेमाल कर उन्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की परमिशन दे रही है, क्या ऐसा करना ठीक है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बलूचिस्तान से। जैसा कि आपको भी पता होगा कि बलूचिस्तान में काफी लंबे समय से फ्रीडम फाइटर्स वहां पर एक आजाद बलूचिस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बहादुरी के साथ पाकिस्तान आर्मी का सामना कर रहे हैं। बलूचिस्तान ने कुछ समय पहले अपने आप को एक इंडिपेंडेंट देश घोषित किया था और अब न्यूज निकल कर आ रही है कि बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स ने अपने लिए एक इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस भी डिसाइड कर लिया है। भारत 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, जबकि पाकिस्तान 14 अगस्त को, और अब बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स और लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशंस ने 11 अगस्त को अपने इंडिपेंडेंस डे की घोषणा कर दी है। बलोच लीडर मीर यार ने अनाउंस किया है कि आज के बाद हर साल 11 अगस्त को बलूचिस्तान के लोग अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे और पूरी दुनिया में जो बलूचिस्तान का डायस्पोरा है, फॉरेन कंट्रीज में जो बलूचिस्तान के लोग रह रहे हैं, वो भी बलूचिस्तान का झंडा फहराएं और बलूचिस्तान के अंदर जितने भी तमाम लोग हैं, बूढ़े, बच्चे, जवान, सभी 11 अगस्त के दिन बलूचिस्तान का झंडा फहराएंगे। अब ऐसा नहीं है कि बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी मर्जी से कोई डेट सिलेक्ट कर दी हो और उनको 11 अगस्त अच्छी लगी तो उन्होंने 11 अगस्त की घोषणा कर दी। अब इसके पीछे भी हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट है। 1947 में जब ब्रिटिशर्स ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के देशों को आजादी दी थी, उस समय बलूचिस्तान का रीजन भी आजाद हुआ था और बलूचिस्तान की जो सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट कलात थी, उसने भारत और पाकिस्तान से 2-3 दिन पहले 11 अगस्त को अपने आप को एक इंडिपेंडेंट देश घोषित कर लिया था। लेकिन बलूचिस्तान रीजन में 3 और प्रिंसली स्टेट्स थी। उन्होंने उस समय पाकिस्तान के प्रेशर में आकर तुरंत ही अपने आप को पाकिस्तान के साथ मिला लिया था, जबकि बलूचिस्तान की सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट यानी कि कलात, इन्होंने कई महीनों तक कोशिश जारी रखी कि ये पाकिस्तान से अलग एक इंडिपेंडेंट देश रहना चाहते हैं, मगर उस समय पाकिस्तान के पास ज्यादा बड़ी आर्मी और ज्यादा हथियार थे, जबकि कलात काफी कमजोर था। इसलिए कई महीने बात न बनने के बाद पाकिस्तान ने जबरदस्ती कलात से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर साइन करवा लिए थे। इस एक्सेशन के तुरंत बाद ही साल 1948 में कलात के प्रिंस अब्दुल करीम ने इस फैसले का विरोध किया था और अपने कुछ सपोर्टर्स के साथ पहाड़ी इलाकों में जाकर पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ यानी पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आर्म्ड रेजिस्टेंस स्टार्ट कर दी थी। यानी पहले दिन से ही बलूचिस्तान में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा दिए थे। बाद में पाकिस्तान की सरकार ने प्रिंस को कहा कि वो हथियार को छोड़ दे, उसको एमनेस्टी दे दी जाएगी, यानी सरकार उसको माफ कर देगी और वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। लेकिन जब एमनेस्टी के भरोसे के ऊपर अब्दुल करीम ने सरेंडर किया तो फिर उनको और उनके साथियों को अरेस्ट कर तुरंत ही उनको जेल में डाल दिया गया। यानी मक्कारी पाकिस्तान के डीएनए के अंदर स्टार्टिंग से ही भरी है। एमनेस्टी प्रॉमिस करके इनको जेल भेज दिया गया। फिर कहते हैं कि बलूचिस्तान के लोग बुरे हैं। कहने का मतलब है कि बलूचिस्तान की आजादी के लिए आर्म्ड रेजिस्टेंस कलात से शुरू हो गई थी, जिसने 11 अगस्त 1947 को अपने आप को एक इंडिपेंडेंट देश घोषित किया था, भारत और पाकिस्तान से पहले ही। लेकिन बाद में फिर पाकिस्तान ने आर्मी भेजकर कलात के साथ साथ पूरे रीजन को अपने कब्जे में लिया था। इसलिए कलात ने जो 11 अगस्त को उस समय अपनी आजादी घोषित की थी ब्रिटिशर्स के समय, उसी को आज भी बलूचिस्तान की लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपना इंडिपेंडेंस डे घोषित किया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और इजराइल को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स नाउ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से भारत की जबरदस्त तारीफ की है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि इजराइल को अब नई अलायंसेस की जरूरत है, यानी अमेरिका के अलावा भी अब उसको नए दोस्त चाहिए जो मुश्किल समय में उसका साथ देंगे। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल भारत के साथ अपने संबंधों के ऊपर हैविली इन्वेस्ट कर रहा है। हम भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए बहुत ही एफर्ट्स कर रहे हैं और मेरे दोस्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इजराइल के सबसे बड़े दोस्तों में से एक हैं। भारत से जो इजराइल को सपोर्ट मिलता है वो अविश्वसनीय है, ये कहना है नेतन्याहू का। वैसे रिसेंटली एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत पिछले कुछ सालों से इजराइल को ह्यूज अमाउंट में एक्सप्लोजिव्स और वेपन्स के स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट भेज रहा है। अब वीडियो को खत्म करने से पहले मैं पिछली वीडियो में मिस हुई एक जरूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमने पिछली वीडियो में ये पॉइंट उठाया था कि इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कम मेडल्स आए हैं, गोल्ड मेडल भी 9 कम है और टोटल मेडल्स की संख्या भी 22 कम है। अब आप में से कई सारे लोगों ने कमेंट्स में पॉइंट आउट किया था कि इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कई सारे स्पोर्ट्स हटा दिए गए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में हुई थी, उसमें टोटल 19 स्पोर्ट्स खेले गए थे। लेकिन जो इस साल 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स थी, उसमें सिर्फ 10 स्पोर्टिंग इवेंट रखे गए थे, यानी कि 9 स्पोर्ट्स हटा दिए गए थे। स्पोर्टिंग इवेंट्स कम रखने के पीछे का कारण था गेम्स को होस्ट करने के लिए फंड्स की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होनी थी,
लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एंड मोमेंट के ऊपर ड्रॉप कर दिया था और कहा था कि हमारे पास गेम्स को होस्ट करने के लिए फंड्स की कमी है और बजट काफी बढ़ते जा रहा है, पैसा कम है और ऑस्ट्रेलिया की सरकार भी विक्टोरिया स्टेट को बजट में मदद नहीं कर रही थी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया स्टेट ने होस्टिंग को एंड मोमेंट के ऊपर छोड़ दिया था, जिसके बाद इमरजेंसी में स्कॉटलैंड ने होस्ट करने के लिए हामी भरी थी। लेकिन स्कॉटलैंड का बजट भी बहुत ही कम था, ऊपर से उनको तैयारी करने का समय भी नहीं मिला और स्कॉटलैंड के पास रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो गई थी, इसलिए सारी गेम्स करवाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। अब क्योंकि एंड मोमेंट के ऊपर कोई और कंट्री होस्ट नहीं मिल रही थी, इसलिए कॉमनवेल्थ गेम्स ही बंद ना हो जाएं, जिसके चलते डिसाइड हुआ कि क्यों ना नंबर ऑफ स्पोर्ट्स को ही कम कर दिया जाए। स्कॉटलैंड को बोला गया कि वो जितने स्पोर्टिंग इवेंट होस्ट कर सकते हैं उतने ही कर दें, जिसके बाद स्कॉटलैंड ने 9 स्पोर्टिंग इवेंट्स को कम कर दिया। अब ये सारे ऐसे स्पोर्ट्स थे जिसमें नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा थे, ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आने थे, जिनके लिए प्रिपरेशन ज्यादा करनी पड़ती, ऐसे स्पोर्ट्स को ही कम कर दिया गया। अब ये जो स्पोर्ट्स हटा दिए गए थे, इनमें हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, रेसलिंग, शूटिंग, स्क्वैश, टेबल टेनिस, ट्राईएथलॉन और बीच वॉलीबॉल जैसे इवेंट थे। अब पिछली बार भारत ने इन सारे इवेंट्स के अंदर लगभग 30 मेडल्स अपने नाम किए थे। अगर इन सारे स्पोर्ट्स में भी हम पिछले साल की परफॉर्मेंस रिपीट करते, तब भी हमारे मेडल्स की संख्या पिछले के मुकाबले 8 ज्यादा होती। लेकिन एक और चीज यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो स्पोर्टिंग इवेंट इस बार हटाए गए हैं, ये कोई परमानेंट डिसीजन नहीं था। अगली बार जो गुजरात के अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 होंगी, उनमें सभी स्पोर्टिंग इवेंट रखे जाएंगे। हो सकता है कि 1-2 कम हो जाएं, जिसके लिए भारत की सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, लेकिन भारत की सरकार के पास टाइम और बजट की कमी नहीं है, इसलिए सारे स्पोर्ट्स होने की पॉसिबिलिटी है। पिछले कल वीडियो के नीचे काफी सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया था, जिसके बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ी डीप रिसर्च की और इन्फॉर्मेशन मिस नहीं हो जाए इसलिए आज आपको बता दी, और पिछले कल के लिए दिल से सॉरी।